एक बार की बात है कि रायपुर नामक एक शहर में दो पति पत्नी रहा करते थे, कैलाश और रागिनी। और वो दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान थे। तभी एक दिन कैलाश अपनी पत्नी से बोलता है कि रागिनी, आज मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं जो कि मेरे गांव का दोस्त है और वो शाम को किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसलिए तुम उनके लिए सारे इंतजाम कर लेना। तभी उस पर रागिनी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मैं सारे इंतजाम देख लूंगी और मैं उनके खाने पीने के लिए सारा इंतजाम कर दूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो जब भी आएंगे मैं उनके लिए सारी तैयारियां कर लूंगी। और तभी शाम के वक्त वो मेहमान वहां आ जाते हैं। अरे वाह, मेरा बचपन का दोस्त आ गया। कैसा है तू मोहन? बड़े दिन बाद तुझसे मिलना हुआ। और भाभी जी, आप भी कैसी हैं? और तभी मोहन बोलता है कि हाँ यार, कितने दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसीलिए मैं तुझसे मिलने गांव से शहर आ गया। और तू बता, कैसा है तू? आज तुझे देख के बड़ी खुशी हुई इतने दिन बाद। और तभी कैलाश की पत्नी रागिनी दोनों से पूछती है कि आप दोनों का सफ़र कैसा रहा? आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हमारा घर आपको आसानी से मिल गया ना? और आप अब जल्दी से अपने मुंह हाथ धो लीजिए, मैंने खाने का इंतज़ाम कर लिया है और आप जल्दी से खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। और तभी खाना खाने के बाद रात हो जाती है और रागिनी और कैलाश अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी नीचे मोहन और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या करना है, चलते हैं ऊपर और दोनों का खून पी लेते हैं, यही अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि आपको तो पता है मैं बिना खून पिए नहीं रह पाती। अरे कैसी बातें कर रही हो, आज पहला दिन है और मैंने अभी तक भाभी के हाथ के पराठे भी नहीं खाए हैं। क्यों ना कल पहले पराठे खा लें, फिर उसके बाद अगले रात उनका खून पिएं। और ये बोलते ही वो दोनों अपना भेष बदल लेते हैं और वो असलियत में एक भूत और चुड़ैल होते हैं जो कि लोगों का खून पीते हैं। और तभी वो भूतनी बोलती है कि अगर हम अभी खून नहीं पी रहे हैं तो मैं तब तक क्या पीऊं? आपको तो पता है मुझे रात में कितनी प्यास लगती है। तभी वो भूत बोलता है, इतनी बेसब्री मत बनो, अभी हमारे पास टाइम है और जब तक के लिए तुम पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाओ, ठीक है? अभी कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, हमें जल्दी से अपना रूप बदल लेना चाहिए, नहीं तो वो हमें देख लेंगे और हमें पहचान लेंगे, समझी? और तभी कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। अरे भाभी, आज आपके हाथ के पराठे खाकर तो मज़ा आ गया, बड़े दिन बाद ऐसे मैंने पराठे खाए हैं, आपके पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे देवर जी, बस इतनी भी तारीफ मत कीजिए। अरे आखिर पत्नी किसकी है? तुम्हें तो पता ही है। और तभी फिर रात हो जाती है और कैलाश और रागिनी अपने रूम में आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन तभी वो दोनों मेहमान भूत और भूतनी नीचे बातें कर रहे होते हैं कि चलो आज अच्छा दिन है और आज हम दोनों का खून पी लेंगे, ठीक है? और अब जैसा मैं कहूँ तुम वैसे ही करना, ठीक है? चलो और अब ऊपर चलते हैं। और वो दोनों ये बोलकर रूम की तरफ आने लगते हैं, लेकिन बेचारे कैलाश और रागिनी इस बात की बिल्कुल भनक नहीं होती कि उनकी तरफ कितना बड़ा खतरा आ रहा होता है। देखो कैसे सो रहे हैं दोनों, बहुत अच्छा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं भाभी जी का खून पीऊँगा और तुम इस कैलाश का पीना, ठीक है? और वो ये बोलकर दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। क्यों, तुम क्यों पियोगे? मैं पीऊँगी उसका खून, ठीक है, समझे? तुम यहीं रुको, मैं जाऊँगी उधर। तुम किसी औरत को हाथ नहीं लगाओगे, तुम्हें पता है ना? और तभी वो भूतनी भाभी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है, जिसकी आवाज़ से
कैलाश और रागनी अचानक से उठ जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम दोनों कौन हो और हमारे रूम में क्या कर रहे हो इतनी रात में। और तभी वो भूत बोलता है, आज हम तुम दोनों का खून पिएंगे। हम दोनों भूत हैं और जो तुम्हारे यहाँ मेहमान बन कर आए थे, और हम दोनों तुम्हारा खून पीने आए हैं यहाँ पर। और तुम दोनों को आज हमसे कोई नहीं बचा सकता। और ये बात सुनकर कैलाश और रागनी बिल्कुल डर जाते हैं। और तभी कैलाश बोलता है कि तुम हमारा खून पियोगे? हमने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम्हारे इतनी अच्छी से मेहमान नवाजी करी, और उसका सिला तुम हमें ये दे रहे हो? तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? और तुम दोनों हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे साथ एक इंसान इतना अच्छा कर रहा है और तुम उसका बदला ये दे रहे हो उसे। और तभी कैलाश की पत्नी बोलती है कि देवर जी, मैंने तो आपको इतने पराठे खिलाए थे, उसका सिला आप मुझे ये दे रहे हैं, और आपने तो मेरे पराठों की इतनी तारीफ भी की थी, तो आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये बातें सुनकर भूत और भूतनी को बहुत बुरा लगता है। और तभी भूतनी बोलती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी आंखें खुल गई हैं, हम समझ चुके हैं कि हमने गलत करा और हम गलत करने वाले थे। हाँ कैलाश भाई, मैं भी समझ गया हूँ कि हम गलत कर रहे थे और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने तो हमारा इतना ख्याल रखा, लेकिन हम तब भी ऐसा कर रहे थे, हमें माफ़ कर दीजिए। और ये बोलकर वो दोनों अपना रूप बदल लेते हैं। और वो भूतनी बोलती है कि जी कैलाश जी और रागनी जी, हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, और अब हम यहाँ से चले जाएंगे और आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह कैलाश और रागनी की मेहमान नवाजी की वजह से उनकी जान बच जाती है और वो दोनों भूत और भूतनी वहाँ से चले जाते हैं। एक बार की बात है कि लखनपुर नामक एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे, मीना और रमेश। मीना जो कि बहुत समझदार और सुशील थी, और रमेश भी एक बहुत अच्छा लड़का था। इन दोनों की शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और वो दोनों बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। तभी एक दिन रमेश मीना से कहता है कि मीना, मैं काम से जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिए। तभी मीना अपने पति से कहती है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो है मेरे पास, और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। और ये सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। तभी उसी दिन रात में जब दोनों पति पत्नी रमेश और मीना सो रहे थे, तभी मीना को एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि काफ़ी भयानक होती है। और उसको सुनकर मीना की अचानक से आँख खुल जाती है और वो बोलती है, ये कैसी आवाज़ है? ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद उसे वहम हुआ है और शायद ये आवाज़ हवा की है, और वो ये सोचकर दोबारा से सो जाती है। और तभी अगले दिन रमेश मीना से कहता है कि मीना, मैं काम पर जा रहा हूँ और रात को मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी मीना कहती है कि ठीक है, आप जल्दी आ जाना, मैं आज आपके पसंद का खाना बनाऊँगी। वो कहता है ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम परेशान मत हो। और तभी उसी दिन जब मीना और रमेश रात को सो रहे होते हैं, तो उसी तरह मीना को फिर से वो भयानक आवाज़ आती है, और मीना उस आवाज़ की वजह से एकदम से उठ जाती है और वो उस आवाज़ को सुनने लगती है, मीना, मीना, मेरे पास आओ मीना, मीना। और मीना कहती है, ये आवाज़ तो ऐसी लग रही है जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। और वो ये आवाज़ सुनकर काफ़ी डर जाती है, और मीना उसे सुनकर पूरी रात सो नहीं पाती है और वो अपनी पूरी रात जाग कर ही गुजारती है।
तभी अगले दिन, मीना, मीना, कहाँ हो तुम? मैं जा रहा हूँ, आज मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी मीना बोलती है कि हाँ, रात नींद अच्छे से नहीं हुई, इसलिए ही शायद मेरी तबीयत थोड़ी अजीब लग रही है। और मीना इतना बोलती ही है कि अचानक से चक्कर खाकर नीचे फर्श पर गिर जाती है। और रमेश ये देखकर घबरा जाता है और वो मीना को जल्दी से बिस्तर पर लेटा देता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे चक्कर खाकर क्यों गिर गई? तुम्हारी तबीयत मुझे ज़्यादा ख़राब लग रही है, बताओ क्या हुआ है? तब मीना बोलती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा रात नींद नहीं हुई, उसी वजह से चक्कर आ गया होगा, आप ज़्यादा परेशान मत हो। तभी रमेश कहता है, अच्छा ठीक है, तुम अभी आराम करो और मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम अभी आराम ही करना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर रमेश वहाँ से चला जाता है। मीना को उस रात नींद नहीं आती होती है और वो लेटी हुई उसी आवाज़ के बारे में सोचती होती है। और तभी वो आवाज़ फिर से आने लगती है, मीना, ओ मीना, मेरे पास आओ मीना, 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 मेरी मीना। और मीना उस आवाज़ को सुनकर डर जाती है और वो सोचती है कि आज मुझे इस आवाज़ को देखना ही चाहिए कि कौन मुझे बुला रहा है, तभी मुझे पता चलेगा कि ये मेरा वहम है या असल में कोई मुझे बुला रहा है। और वो ये बोलकर रमेश को बिना बताए वहाँ से चल देती है उस आवाज़ के पीछे। और वो आवाज़ लगातार आ रही होती है, मीना, मेरे पास आओ मीना। और वो चलते चलते एक जंगल में आ जाती है और जैसे ही वो जंगल में आती है वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। और तभी मीना बोलती है कि कौन है, कौन मुझे बुला रहा है, मेरे सामने आए, कौन मुझे आवाज़ें दे रहा था तब से। तभी मीना देखती है कि सामने उस पेड़ में से एक भयानक रूह आ जाती है और वो कहती है, मीना, तुम आ गई मीना, मेरी मीना आ गई मेरे पास। और मीना उसे देखकर एकदम से घबरा जाती है और उसकी दिल की धड़कनें बिल्कुल बढ़ जाती हैं और वो वहाँ से डर के भाग जाती है। तभी वो भागते भागते घर आती है, जी सुनिए, अजी सुनिए। और वो बोलती है, मुझे बचा लीजिए रमेश जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने अभी एक भूत देखा है जो कि बराबर वाले जंगल के पेड़ में है, वही मुझे इतने दिनों से आवाज़ लगा रहा था, इसी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी, आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार देगा। तभी रमेश उसकी सारी बात सुनता है और वो बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। रमेश उन्हें समझाता है और तभी अगले दिन सुबह हो जाती है और रमेश मीना से बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने एक तांत्रिक बाबा के बारे में सुना है जो कि हमारे गांव के बहुत बड़े तांत्रिक हैं और मैंने उनको बुलाया है, वो किसी भी वक्त आने वाले होंगे और अब वही हमारी मदद करेंगे। तभी उतनी देर में वहाँ तांत्रिक बाबा भी आ जाते हैं और तांत्रिक बाबा वहाँ जैसे आते हैं तो वो मीना से पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी मीना बोलती है कि तांत्रिक जी, वो हमारे घर के पास वाला जो जंगल है उसके पेड़ पर एक भयानक भूत है जो कि मुझे बहुत दिन से आवाज़ें दे रहा था और वो बोल रहा था कि तुम मेरी हो मीना, और उसने मुझसे बोला कि मीना तुम मेरी हो और वो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब आप ही हमारी कोई मदद कर सकते हैं तांत्रिक बाबा। तभी तांत्रिक जी बोलते हैं, अरे बेटे मीना, तुम घबराओ मत, मैं अब आ गया हूँ ना, अब जैसा मैं तुमसे कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, ठीक है। और तभी रात हो जाती है और मीना और रमेश दोनों सो रहे होते हैं और हर रोज़ की तरह वो आवाज़ आना फिर से शुरू हो जाती है, मीना, मेरी मीना, मेरे पास आओ मेरी मीना। और मीना की वो आवाज़ सुनकर फिर से आँख खुल जाती है और मीना फिर से जंगल की ओर निकल जाती है, वो भी अकेली, रमेश को बिना बताए। और वो वहीं उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि लो मैं आ गई, तुम कहाँ हो, लो मैं आ गई। तभी वो भूत आ जाता है
मेरी मेरी मीना आ गई, मेरी मीना आ गई हो, तुम मेरी हो मीना, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीना, तुम सिर्फ मेरी हो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। तभी वो ये बोलता होता है और इतनी ही देर में वो मीना के पास आने लगता है। मेरी मीना। लेकिन तभी पीछे से रमेश और तांत्रिक आ जाते हैं। ए भूत, पीछे हो जा, नहीं तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, दूर हो जा तू मीना से। लेकिन वो भूत बोलता है, नहीं, मीना मेरी है, मीना मेरी है, तू दूर हो जा तांत्रिक, तू हमारे बीच मत आ, मीना मेरी है, मीना पर सिर्फ मेरा हक है। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे लगता है मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। मीना और रमेश तुम पीछे हो जाओ, अब मैं इसे संभाल लूँगा। और ये बोलकर तांत्रिक जी उस भूत पर हमला कर देते हैं अपनी लाठी से। छोड़ दे मुझे तांत्रिक। और इस तरह से वो तांत्रिक जी उस भूत को ख़त्म कर देते हैं और वो पेड़ वहीं जल के राख हो जाता है। मीना और रमेश, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम परेशान मत होना, क्योंकि अब ये भूत तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। एक बार की बात है कि एक गांव में गांव के कुछ लोग गांव के सेठ से मदद मांगने के लिए आते हैं। सेठ जी, हमारी इस बार की सारी फसल खराब हो गई है, कृपया करके आप हमारे इस बार का उधार माफ कर दीजिए, हम अगली बार अगली फसल में आपको सारा उधार चुका देंगे। मैं क्यों तुम्हारा उधार माफ कर दूं? हाँ, क्यों लिया था फिर मुझसे उधार? मैं क्या फ्री में बांट रहा हूं अपना पैसा? मैंने क्या तुम गरीबों के लिए पैसा कमाया है? चुपचाप मुझे कल सारे पैसे वापस कर देना, नहीं तो मैं एक एक को देख लूँगा। तुम्हें पता है, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हारी सारी ज़मीन भी जब्त कर लूँगा। और सेठ ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। अरे कहाँ हो तुम, सुनती हो? अरे कहाँ हो, हम आ गए हैं घर। अजी हाँ बोलिए, आप तो इतना शोर कर देते हैं। जल्दी खाना निकालो, वैसे भी आज गांव वालों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है और मुझे फिर से ज़मीन पर भी जाना है। तुम जल्दी से खाना निकाल दो, ठीक है? अरे अरे निकालती हूँ। आप तो इतना गुस्सा कर रहे हैं जैसे मानो आसमान फट गया हो। आसमान क्या फटेगा, मेरा पैसा मेरा है और मैं 1 रुपया भी माफ़ नहीं करूँगा, और ये गांव वालों को मेरा 1-1 रुपया वापस करना होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि सेठ जी ने तो मना कर दिया, वो 1 रुपया भी माफ़ नहीं करेंगे, हम ऐसे हालात में क्या करें, हमारे पास तो खाने का एक अन्न भी नहीं है, लगता है इस बार भी भूखमरी का सामना करना ही होगा। और तभी वो गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक भिखारन आ जाती है। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया है, एक गरीब की मदद कर दो, इस बुढ़िया की तुम्हें दुआ लगेगी, कोई तो मदद कर दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया है इस बुढ़िया ने। अरे दादी माँ, इतनी बुढ़िया होकर आप भीख मांग रही हैं, आपके घर वाले कहाँ हैं? आप ऐसे सड़कों पर भीख क्यों मांग रही हैं? बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप इतनी बुढ़िया होकर ऐसे भीख मांग रही हैं। अरे बेटे, मेरे घर वाला कोई नहीं है, सब मर गए हैं, बस मैं ही एक अभागन बची हूँ, दर दर की ठोकरें खाने के लिए, कुछ पैसे हो तो दे दो, मैं उसका कुछ लेकर खा लूँगी। मैंने बहुत लोगों से मांगा, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। अम्मा, मेरे पास अभी जो कुछ है वो आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे बेटे, तूने मुझसे इतना बोल दिया, वही काफ़ी है, ये पैसे तू अपने पास रख और अपने परिवार का ख्याल रख। चल, मैं चलती हूँ।
और ये बोलकर वो बुढ़िया वहाँ से बिना कुछ लिए वापस चली जाती है। तभी दूसरी तरफ सेठ सभी गांव वालों का इंतजार कर रहा होता है अपना उधार वापस लेने के लिए। लेकिन तभी सेठ अपने पास आते हुए एक बुढ़िया को देखता है। अरे सेठ जी, मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। ईश्वर तुझे बहुत देगा। अरे मैं क्या मदद कर दूं? हाँ, जाओ यहाँ से। जब देखो मांगने वाले आ जाते हैं। पता नहीं तुम जैसे लोग जी ही क्यों रहे हैं। इस दुनिया पर बोझ हो। इतनी उम्र हो गई है तो मर क्यों नहीं जाती जो तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे बेटे, ऐसा मत बोल। तू तो बहुत बुरा इंसान लगता है। तुझे एक बुढ़िया पर तरस नहीं आया? ईश्वर का दिया इतना सब कुछ है तेरे पास, फिर भी तू उसमें से थोड़ा सा भी दूसरों को गरी नहीं दे सकता? हाँ, नहीं दूंगा मैं किसी को 1 रुपया भी। मेरा पैसा मेरा है। तुम कौन होती हो उसे मांगने वाली? चली जा यहाँ से, वरना धक्के मार कर इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा तुझे। चली जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं मांगने के लिए। तभी वो ये बोल रहा ही होता है, तभी बुढ़िया हंसने लगती है। मुझे पता था। तू बहुत बुरा इंसान है। और वो ये बोलकर अपना रूप बदल लेती है और वो बुढ़िया असल में एक चुड़ैल होती है। तू बहुत बुरा इंसान है। तू गरीबों की मदद नहीं करता और तू उन्हें परेशान करता है, उनकी ज़मीनों को जब्त करता है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि तुम जैसे इंसान इस दुनिया पर बोझ हो। अरे अरे, तुम कहाँ से आ गई? तुम तो एक बुढ़िया थी। हाँ, तुम कहाँ से आ गई यहाँ पर? मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें दे दूँगा, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूँगा। तुम लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। अच्छा, तुझे नहीं मारूं? अच्छा, तुझे नहीं मारूं? तूने अभी मेरा इतना निरादर किया। तूने कहा कि तू मुझे धक्के मार के निकालेगा। ले, अब निकालना धक्के मार कर। क्यों, अब तुझे क्या हुआ? अब मैं तुझे निकालूंगी इस दुनिया से और तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि तुम जैसे लोग इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो और आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन तभी वहां गांव का एक आदमी आ जाता है और वो उस चुड़ैल को सेठ जी के सामने देखकर सेठ जी को बचाने के लिए वहां आ जाता है। अरे चुड़ैल, भाग जा यहाँ से। सेठ जी को छोड़ दे। हमारे सेठ जी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू उन्हें छोड़ दे, भाग जा यहाँ से। और तभी सेठ जी बोलते हैं, अरे रमेश, ये वही बुढ़िया है। इसने मुझसे भीख मांगी और जब मैंने इसको भीख देने से मना किया तो इसने अपना रूप बदल लिया और ये एक चुड़ैल बन गई। क्या? तभी वो चुड़ैल बोलती है, ए रमेश, तू यहाँ से भाग जा। तू एक अच्छा आदमी है, मैं तुझे नहीं मारना चाहती, लेकिन ये सेठ बहुत बुरा आदमी है, इसलिए इसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तू चला जा यहाँ से। और ये सुनकर रमेश समझ जाता है कि ये वही बुढ़िया है जो सुबह उससे भीख मांगने आई थी। और रमेश बोलता है, अरे दादी माँ, आप तो वही हो जो सुबह मेरे पास आई थी भीख मांगने के लिए। आप तो एक बहुत अच्छी औरत हैं। आप सेठ जी को क्यों मार रही हैं? आप सेठ जी को छोड़ दीजिए। आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। आपको मेरी सौगंध है। और ये सुनकर वो चुड़ैल वापस से बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। अरे अम्मा जी, आप ऐसा क्यों कर रही थी? आखिर इसके पीछे क्या कारण है जो आप ऐसे लोगों को मार रही हैं? ये करना तो बहुत गलत है। मुझे पता है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से आप ऐसा कर रही हैं। हमें आप बताइए जिससे हम आपकी मदद कर सकें। और ये सुनकर वो बुढ़िया बोलती है, बेटे, आज से 30 साल पहले की बात है। मैं इसी तरह भीख मांगती थी और भीख मांगकर ही अपना गुजारा करती थी। तभी एक दिन की बात है कि मैं भीख मांगते मांगते एक गांव से गुजर रही थी और वहीं
मुझे दो लड़के खड़े हुए मिलते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और मैं उनके पास पहुंचती हूं और मैं उनसे बोली, अरे बच्चों, इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दो। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम तो एक अच्छे घर के लग रहे हो, मेरी मदद कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है, अरे बुढ़िया, जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह भीख मांगने के लिए। तुम जैसे लोग तो इस धरती पर बोझ हैं। इतनी उम्र हो गई है फिर भी भीख मांगने की क्या ज़रूरत है, मर ही क्यों नहीं जाती तुम। वैसे भी 100 से ऊपर की तो हो ही चुकी हो, अब क्या करोगी जीकर। इस दुनिया में वैसे भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो इससे अच्छा मर ही जाओ। तभी वहीं दूसरा खड़ा हुआ लड़का बोलता है, अरे यार, तू ऐसे क्यों बोल रहा है। अगर तुझे भीख नहीं देनी तो मत दे, लेकिन उनसे इस तरह से तो बात मत कर। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरे बेटे, कहने दो, तुम तो मुझे अच्छे इंसान लगते हो, तुम मुझे भीख दे दो। मैंने सच में 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, और अगर मैंने आज भी कुछ नहीं खाया तो मैं सच में मर जाऊंगी। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक दिन और नहीं खाओगी तो मर ही जाओगी ना। उससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें मरना तो है ही ना, तो इससे अच्छा तो यह है कि तुम आज ही मर जाओ। अरे बेटे, तू तो बड़ा बदतमीज़ है। तेरे घर वालों ने तुझे तमीज़ नहीं सिखाया कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। तू इस तरह से मेरा अनादर कर रहा है। मैंने तुझसे सिर्फ भीख ही तो मांगी थी, और तो कुछ नहीं मांगा था। तू मेरे घर वालों को बोलेगी, तेरी इतनी औकात, अभी तुझे मज़ा चखाता हूँ, चल हट यहाँ से। और ये बोलकर वो लड़का बुढ़िया को धक्का दे देता है और वो बुढ़िया ज़मीन पर गिर जाती है और वो चीखती है, अरे बचाओ मुझे, ये तुमने क्या कर दिया। तभी वो दूसरा दोस्त बोलता है, अरे यार, तूने ये क्या कर दिया, चल भाग यहाँ से, नहीं तो हमें कोई देख लेगा। और वो बुढ़िया चीखती रहती है, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उस बुढ़िया का सर नीचे ज़मीन पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और उसमें से बहुत तेज़ खून निकलने लगता है और वो बुढ़िया मर जाती है। और वो मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे अम्मा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आपकी कहानी सुनकर तो मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं और मुझे इंसान होने पर दुख हो रहा है। अम्मा, अब होनी को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप अब किसी को परेशान मत कीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से आपको खुशी नहीं मिलेगी, उल्टा आप खुद भगवान की नज़रों में बुरी बनेंगी। इसलिए आप ये काम करना छोड़ दीजिए और आप इस गांव से चली जाइए। जिसे सुनकर वो बुढ़िया उस गांव को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एक बार की बात है, सोनापुर नामक एक गांव था और वो गांव बड़ा ही खुशहाल था। लेकिन उस गांव में एक कुएं को लेकर बड़ी विडंबना थी और गांव वालों का मानना था कि उस कुएं के अंदर एक चुड़ैल का साया है, क्योंकि रात में जो इंसान भी उस कुएं पर पानी भरने जाता था वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता था। तभी एक दिन गांव के सेठ का लड़का शहर से पढ़ाई कर कर अपने घर वापस आता है। अरे वाह, मेरा बेटा आ गया। देखो, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वो घर वापस आ गया। वाह मेरे बेटे, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और सेठ का बेटा बोलता है, जी पिताजी, मैं अब आ गया हूँ और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं आपके साथ इस गांव में ही रहूँगा। हाँ बेटा, ठीक किया तू वापस गांव आ गया, हमारा भी तेरे बिना मन नहीं लगता था। अब जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना निकाल लेती हूँ। तभी रात में सेठ जी का लड़का बोलता है, अरे माँ, कहाँ हो? मुझे बहुत तेज़ों की प्यास लगी है, घर में कहीं कुछ पानी पीने को नहीं है। अरे बेटा, आज मैं पानी भरना भूल गई और इस वक्त तो हम पानी नहीं भरने जा सकते। तुम्हें तो पता है ना कि कुएं में एक चुड़ैल का साया है जो कि रात में इंसानों को मार देती है जो भी वहां पर पानी भरने जाता है। तभी वो बोलता है, अरे माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो, इस ज़माने में भी आप अंधविश्वास की बातें कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई साया वाया नहीं होता। बेटा ऐसा नहीं है, तुम अभी शहर से आए हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि उस कुएं पर एक चुड़ैल का साया है
और जो भी रात में उस पर पानी भरने जाता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। अरे माँ, चलो छोड़ो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक न एक दिन मैं उस कुएं की चुड़ैल का पता लगा ही लूँगा, और फिर आप देखना कि वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होगी। और उसके अगले दिन सेठ का लड़का सोचता है कि क्यों ना आज रात उस कुएं पर जाया जाए और उस कुएं की असलियत सबके सामने लाई जाए। मैं भी तो देखूं कि वहाँ पर कोई चुड़ैल है या सब लोग ऐसे ही डर रहे हैं। हाँ, मैं आज रात जाऊँगा और सारे सच का पता लगा कर आऊँगा। और तभी काली घनी रात हो जाती है और सेठ का लड़का बोलता है कि लगता है पिताजी और माँ सो गई हैं। यही अच्छा मौका है, मुझे अब जाना चाहिए, नहीं तो पिताजी और माँ उठ जाएंगे। और वो ये बोलकर अपने माता पिता को बिना बताए कुएं की ओर निकल पड़ता है। और वो चलते चलते कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर बोलता है कि कौन है? कोई है? कोई मुझे सुन सकता है? मैंने बहुत सुना है कि इस कुएं में कोई चुड़ैल है। अगर कोई है तो मेरे सामने आए, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और तभी उस कुएं से हंसने की आवाज़ आने लगती है। कौन है? बाहर आए। ऐसे कौन मुझे डरा रहा है? मैं ऐसे कोई डरने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता और कोई इंसान ही इन बेचारे गांव वालों को पागल बना रहा है। तभी वो देखता है कि कुएं का रंग बदल जाता है और उसके सामने अचानक से चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो तू ये बोल रहा है तू मुझसे नहीं डरता? अब बोल, अब तू क्या करेगा? और चुड़ैल को देखकर उस सेठ के लड़के के होश उड़ जाते हैं। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि असलियत में भी चुड़ैल होती है, तुम मुझे माफ़ कर दो। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचाएगा। और वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और वो सेठ का लड़का वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। बड़ा बहादुर बनकर आया था, 2 मिनट में ही ढेर हो गया। और तभी अगले दिन सेठ को अपने बेटे की खबर मिलती है तो वो भागा भागा आता है और उसे पता लगता है कि उसके बेटे को उसी कुएं की चुड़ैल ने मारा है। और वो वहीं खड़े होकर रोने लगता है। मेरा बेटा। जिसके बाद वो घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं अपने बेटे का बदला लूँगा और मैं उस कुएं की चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार के रहूँगा। अरे आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? देखा नहीं आपने, हमने अपना बेटा खो दिया। मैं अब आपको नहीं खोना चाहती, मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं अपने बेटे को तो खो चुकी हूँ, मैं आपको भी नहीं खो सकती। नहीं, मैं बदला लिए बिना नहीं रुकूंगा। वो चुड़ैल मुझे नहीं जानती, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा करा। तभी रात हो जाती है और वो सेठ उस कुएं पर पहुँच जाता है और बोलता है, ए चुड़ैल, बाहर निकल, तूने मेरे बेटे को मारा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी उस चुड़ैल की हंसने की आवाज़ आने लगती है और उस कुएं का रंग बदल जाता है और वो चुड़ैल सामने आ जाती है। कल बेटा आया था और आज बाप आया है मरने। चलो कोई बात नहीं, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने मुझे ललकारा था और आज तूने मुझे ललकारा है, इसलिए तू भी अपने बेटे की तरह मारा जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक पीछे से बुढ़िया आ जाती है, जिसे देखकर वो चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। और वो बूढ़ी अम्मा सेठ से बोलती है कि बेटे तुम अकेले यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता नहीं है कि वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती? चलो तुम मेरे साथ चलो। और वो बूढ़ी अम्मा सेठ को घर वापस ले आती है, लेकिन सेठ उससे पूछता है कि अम्मा, वो चुड़ैल तुम्हें देखकर डर क्यों गई और अचानक से भाग क्यों गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो बुढ़िया बोलती है, बेटे मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो चुड़ैल मुझसे इसलिए डरती है क्योंकि मुझे पता है उसको कैसे हराया जा सकता है। बेटे अगर तुम उसको हराना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए उसको और उसके कुएं को जलाना होगा। उसके बाद ही
उस चुड़ैल का साया उस कुएं और इस पूरे गांव से हट सकता है। इसलिए अगली बार तुम जाओ तो अपने साथ एक मशाल लेकर जाना, लेकिन उसको छिपा कर रखना, नहीं तो वो तुम पर पहले ही हमला कर देगी, समझ गए? जिसके बाद सेठ बोलता है, ठीक है अम्मा जी, मैं ऐसा ही करूँगा और अपने साथ एक मशाल लेकर जाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने बेटे का बदला ले पाऊँगा। बेटे, लेकिन ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। और उसी रात वो सेठ फिर से उस कुएं के पास पहुंच जाता है और बोलता है, ए चुड़ैल, बाहर आ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे बेटे को मारा, आज मैं अपने बेटे के खून का बदला तुझसे लेकर ही रहूंगा। तभी वो चुड़ैल सामने आ जाती है। आज फिर आ गया तू मरने। कल तो तुझे उस बुढ़िया ने बचा लिया था, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आज मैं तेरा वही हाल करूंगी जो तेरे बेटे के साथ किया था। मैं तुझसे नहीं डरता और आज मैं अपने बेटे का बदला तुझसे लेकर ही रहूंगा। और ये बोलकर सेठ अपने पीछे से एक जलती हुई मशाल निकाल लेता है और उस मशाल को देखकर उस चुड़ैल के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये मशाल क्यों लाया है तू? इसे हटा जल्दी यहाँ से, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, लेकिन तू इस मशाल को हटा यहाँ से। लेकिन सेठ बोलता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता और अब तेरी मौत निश्चित है। और ये बोलकर वो सेठ उसके ऊपर मशाल फेंक देता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल और वो कुआं वहीं जलकर राख हो जाता है। और इस तरह सेठ अपने बेटे का बदला उस चुड़ैल से ले लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर